प्यारे बच्चों, जैक द्वारा क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया गया है। हम लोगों ने अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। 47 क्वेश्चन कहता है कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की विस्तृत चर्चा करें। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व राजनीति का दो ध्रुवों में विभाजन हो चुका था। साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका द्वारा संसार के 9 स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने तथा इन देशों की शासन प्रणालियों को अपनी विचारधाराओं के अनुकूल ढालने के भरकस प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे विश्व परिदृश्य में भारत ने विश्व राजनीति में अपनी पृथक पहचान एवं स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के उद्देश्य से गुटनिरपेक्षता नीति का अनुपालन किया। गुटनिरपेक्षता को अपनाए जाने के कारण निम्नलिखित प्रकार से है। भारत किसी गुट में शामिल होकर विश्व में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का इच्छुक नहीं था। भारत किसी भी गुट के विचारधाराई प्रभाव से ग्रस्त होना नहीं चाहता था। किसी भी गुट में शामिल होने पर भारत की शासन प्रणाली एवं नीतियों पर उस गुट विशेष के नेतृत्व का दृष्टिकोण हावी हो जाता। भारत की भौगोलिक सीमाएं साम्यवादी देशों से जुड़ी थी, अतः पश्चिमी देशों के गुट में शामिल होना अदूरदर्शी कदम होता। दूसरी ओर साम्यवादी गुट में शामिल होने पर भारत को विशाल पश्चिमी आर्थिक व तकनीकी सहायता से वंचित होना पड़ता। नव स्वतंत्र भारत को आर्थिक विकास हेतु दोनों गुटों से समग्र तकनीकी एवं आर्थिक सहायता की जरूरत थी, जिसे गुट निरपेक्ष रहकर ही प्राप्त किया जा सकता था। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भारत की मिश्रित एवं सर्वमान्य संस्कृति के अनुरूप था। भारत के दक्षिणपंथी तथा वामपंथी दलों के विदेश नीति से जुड़े आपसी मतभेदों को समाप्त करने का सर्वमान्य सूत्र गुट निरपेक्ष सिद्धांत को ही स्वीकार किया गया। गुट निरपेक्षता स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान घोषित आदर्शों एवं मान्यताओं का पोषण करती थी। यह गांधीवादी विचारधारा के सर्वाधिक निकट थी। इस प्रकार उपयुक्त कारणों से भारत ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों को अपने विश्व राजनीतिक व्यवहार का प्रमुख मानदंड बनाया। भारत की गुट निरपेक्षता के प्रमुख लक्ष्य। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही भारतीय नेताओं पर कुछ मान्यताओं का स्पष्ट प्रभाव पड़ चुका था। ये मान्यताएं थी राजनीति एवं सत्ता का आदर्शवादी दृष्टिकोण, एशियावाद, पश्चिमी लोकतांत्रिक प्रणाली तथा साम्यवाद का सैद्धांतिक रूप से खंडन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्शवादी दृष्टिकोण को मान्यता। इन मान्यताओं के प्रत्यक्ष प्रभाव के आलोक में ही भारत की गुटनिरपेक्षता नीति के लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये लक्ष्य इस प्रकार थे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को कायम रखना और उसका संवर्धन करना। दूसरा, उपनिवेशों के लोगों के आत्मनिर्णय अधिकार को बढ़ावा देना। तीसरा है समानता पर आधारित विश्व समुदाय की स्थापना तथा रंगभेद का विरोध। चौथा, आणविक निःशस्त्रीकरण तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। अफ्रीका और एशिया के देशों का समर्थन। छठा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा संघर्षों के शांतिपूर्ण निपटारे का समर्थन। सातवां है संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत ही उपयुक्त लक्ष्यों की सिद्धि करना। तो गुट निरपेक्ष की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये तो लक्ष्य था। विशेषता है शीत युद्ध का विरोध। दूसरा, सैन्य एवं सुरक्षा गठबंधनों का विरोध। शक्ति राजनीति से निर्लिप्तता, स्वतंत्र विदेशी नीति का समर्थन, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा अहस्क्षेपन, अलगाववाद की बजाय क्रियाशीलता की नीति, कूटनीतिज्ञ साधन या वैधानिक स्थिति नहीं, गुटनिरपेक्ष देशों की गुटबंदी नहीं, विकास के लिए आपसी सहयोग की नीति और नव उपनिवेशवाद का विरोध। अब इसका मूल्यांकन क्या है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पूर्णतः नेहरू के दृष्टिकोण और अंतःप्रज्ञा पर आधारित थी। इसी कारण गुटनिरपेक्षता को सुसंगत एवं बोधगम्य नीति का रूप देने में कठिनाई पैदा हुई। नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता को विदेश नीति का साधन तथा लक्ष्य दोनों एक साथ मान लेना एक गंभीर भूल थी। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला है तथा उसका किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं किया जा सकता। यह मान लेना आत्मघाती था। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुटनिरपेक्षता के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया जाना अधिक युक्तिसंगत साबित हो सकता था। इसी प्रकार गुटनिरपेक्षता की नैतिकता से संबंध मानना असंगत था।
48 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सोवियत संघ के विघटन से पूर्व भारत और सोवियत संघ के बीच काफी अच्छे संबंध थे। इसके बाद भारत के रूस के साथ भी गहरे संबंध बने। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, भारत हेतु सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित परिणाम हुए। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को यह आशा होने लगी कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव एवं संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी और हथियारों की दौड़ पर अंकुश लगेगा। भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था मानने लगे। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई जाने लगी। भारत में राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र को सभी दलों में श्रेष्ठ समझा। भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आया। भारत ने सोवियत संघ से अलग हुए सभी गणराज्यों से नए रूप से अपने संबंध स्थापित किए। साथ ही चीन के साथ भारत को संबंध सुधारने का भी लाभ हुआ। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। रूस भारत की परमाणु योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। इस तरह स्पष्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करके भारत के हितों की पूर्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को और अधिक सुधारा। 39 है आपका, भारत श्रीलंका संबंध पर एक नोट लिखे। तो भारत और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित दो दक्षिण एशियाई देश है। भौगोलिक दृष्टि से श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया गया है। इन निकटता ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंद महासागर व्यापार और सैन्य अभियानों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग तथा प्रमुख शिपिंग लेन के क्रॉस रोड पर श्रीलंका का स्थान इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु मानता है। इसमें संबंध है ऐतिहासिक संबंध। तो भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंधों का एक वृहद इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध है। श्रीलंका के कई निवासी अपनी विरासत भारत से जोड़ते हैं। बौद्ध धर्म, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण धर्म है। आर्थिक संबंध, तो अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका अपने 60% से अधिक के निर्यात हेतु भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाता है। भारत श्रीलंका में एक प्रमुख निवेशक भी है। वर्ष 2005 से 2019 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। रक्षा, तो भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य मतलब मित्र शक्ति तथा नौ सेना अभ्यास आयोजित करते हैं। समूहों में भागीदारी, तो श्रीलंका बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी तथा सार्स जैसे समूह का भी सदस्य है, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस के वर्चस्व के युग की चर्चा करें। तो कई देशों में एक दलीय शासन रहा, लेकिन भारत अपनी लोकतांत्रिक स्थितियों में अद्वितीय है। हालांकि कई पार्टियां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में उतरी, फिर भी कांग्रेस चुनाव दर चुनाव जीतने में सफल रही। 1885 और 1905 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने वार्षिक सत्र में कई प्रस्ताव पारित किए। इन प्रस्तावों के साथ साथ कांग्रेस द्वारा की गई विभिन्न मांगों में प्रशासनिक, आर्थिक और संवैधानिक नीतियां और नागरिक अधिकार शामिल थे। कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। तो कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। कई हस्तियां जो अभियान में सबसे आगे थे, अब कांग्रेस के लिए दौड़ रही थी। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी और इससे पहले कि अन्य पार्टियां कोई रणनीति सोच पाती, कांग्रेस के प्रभुत्व ने अपना अभियान शुरू कर दिया था। देश की आज़ादी के ठीक आसपास या उसके बाद कई राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप कांग्रेस को प्रथम स्थान पर होने का लाभ मिला। आज़ादी के समय तक पार्टी न केवल पूरे देश में फैल चुकी थी, बल्कि स्थानीय स्तर पर इसका एक और संगठनात्मक नेटवर्क भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि कांग्रेस का प्रभुत्व हाल तक एक राष्ट्रीय आंदोलन था, इसलिए यह सर्व समावेशी था। 1885 में कांग्रेस नवशिक्षित, पेशेवर और वाणिज्यिक वर्गों के लिए एक दबाव संगठन से बढ़कर 20वीं सदी में एक जन आंदोलन बन गई। इससे पार्टी को अंततः एक बड़े राजनीतिक दल में बदलने और इसके बाद राजनीतिक प्रभुत्व के लिए आधार प्रदान किया गया।
51 है स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष उत्पन्न हुए चुनौतियों पर चर्चा करें। तो स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ। हालांकि यह स्वतंत्रता अपने साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के एक समूह के साथ आई। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने उत्पन्न विभिन्न चुनौतियां। पहला है विभाजन। विभाजन को बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के रूप में चिन्हित किया गया था। इसके अलावा विभाजन के कारण ही कश्मीर समस्या की उत्पत्ति हुई और उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ। साथ ही भारत को बड़ी संख्या में शरणार्थियों को पुनर्वास प्रदान करने की आवश्यकता थी। दूसरा है बड़े पैमाने पर गरीबी और निरक्षरता। तो स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 80% या लगभग 250 बिलियन आबादी गरीब थी। अकाल और भूख ने भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए बाहरी मदद लेने हेतु प्रेरित किया। अगला है विविधता में एकता सुनिश्चित करना। एक नए स्वतंत्र भारत जिसे मुख्य रूप से रियासतों को आत्मसात करने से उत्पन्न चुनौतियों के कारण देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने की आवश्यकता थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सीमाओं को सांस्कृतिक और भाषाई एकता के बारे में सोचे बिना बेहतरीन ढंग से खींचा गया था। कम आर्थिक क्षमता। तो भारत में स्थित कृषि और निम्न औद्योगिक आधार जैसी समस्याएं मौजूद थी। वर्ष 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 54% हिस्सा था। स्वतंत्रता के समय भारत की 60% जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। शीत युद्ध तनाव। तो अधिकांश विकासशील देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ की दो महाशक्तियों में से किसी एक से जुड़े हुए थे। भारत ने शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहने और इसके आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। निष्कर्ष। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर कई ब्रिटिश विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत एक राष्ट्र के रूप में जीवित नहीं रहेगा। हालांकि यह इसके संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता ही थी जिसने भारत को न केवल एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहने के लिए बल्कि एक नए स्वतंत्र देशों के नेता के रूप में उभरने हेतु भी प्रेरित किया। 52 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल साइंस का। भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? भारत पर कई अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से क्यों छूट दी गई? तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई क्योंकि औद्योगिकरण के इतिहास में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कोई विशेष योगदान नहीं था। भारत एक उभरता हुआ विकासशील देश है और वर्तमान में उसका तेजी से औद्योगिकरण जारी है। इसलिए यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि उस पर भी बाध्यता लागू होनी चाहिए। लेकिन अब तक के औद्योगिक विकास में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विकसित देशों के अधिक योगदान के कारण भारत जैसे विकासशील देशों को बाध्यताओं से छूट दी गई। ओलियम गैस प्रकरण 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। तो भारत सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करे जो सुरक्षा संबंधी उपचार बताएं। कारखानों के इर्द गिर्द वृक्षारोपण और हरियाली हो। कारखानों में रहने वाले लोगों को पर्यावरण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। कारखानों को उनकी प्रत्याभूति योजनाएं बनाई जाने और दुर्घटनाग्रस्त पक्ष को बैंक से अविलंब अनुग्रह राशि मिल सके। क्षेत्रीय स्तरों पर पर्यावरण संबंधी अदालतें स्थापित की जाए ताकि विवादों का यथाशीघ्र निपटान हो सके। फिर है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के चार्टर 1952 के मुख्य बिंदु। मतलब ये सब क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का उत्सर्जन को कम करने के लिए ये सब उपाय किया गया था जिसके कारण है कि प्रोटोकॉल पर उसको भारत को क्या हुई, छूट मिली थी। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के चार्टर में है कि सभी मानवों का यह अधिकार है कि वे प्रकृति से माधुर्य रखकर स्वस्थ व सुरक्षापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। विकास व पर्यावरण की अवधारणाओं को संश्लेषित किया जाना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व सभी देशों व सभी लोगों पर है। पोषणीय विकास के साथ लोगों को अपने जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ानी चाहिए और शांति, विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा अंततः निर्भर है।